हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम माय बैक चैनल्स। दोस्तों, आज है 24 जनवरी और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल के बारे में। देखो, सबसे पहले अगर हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे आज रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में कि जज का रिमूवल कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है। तो हम इसको पॉलिटी जीएस पेपर 2 में देख सकते हैं। सेकंड देखने वाले हैं गोनोरिया, तो ये साइंस से रिलेटेड टर्म है, हम उससे देखेंगे। थर्ड में देखेंगे डार्विन्स का बैक स्पाइडर, ये भी साइंस से रिलेटेड है। एंड फोर्थ में देखेंगे ब्रिक्स इंडिया समिट के बारे में, जो इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट है। लास्ट में 5 में देखेंगे प्रीलिम्स फोकस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जुडिशियल रिमूवल की अगर बात करें तो जो जुडिशियल रिमूवल इंडिया में अगर बात करें तो प्रोसीजर ऑफ पावर एंड पिटफॉल्स, ये तीन चीज के लिए है। तो हम क्यों ये न्यूज में है, चलो देखते हैं। आर्टिकल 124 और क्लास 4 और क्लास 5 ये कहता है कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनको रिमूवल की प्रक्रिया है। आर्टिकल 217 और 218 जो रिमूवल हाई कोर्ट के जज को रिमूवल करने का प्रावधान है। जज को हम रिमूव कर सकते हैं केवल कब, जब उसको ये प्रूव किया जा सकता है कि इसने मिसबिहेवियर किया है या इनकैपेसिटी इसके अंतर्गत, या ये नहीं वो उस लायक है, या ये काम नहीं कर सकते, तब हम उसको रिमूव कर सकते हैं। जज, जिसे हम इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत प्लस जज इंक्वायरी रूल्स के अंदर लाया गया है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड में अगर देखा जाए तो जो रिमूवल वर्ड है वो एक इम्पीचमेंट नहीं है। इम्पीचमेंट का मतलब केवल हम यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल अंडर, जो आर्टिकल 61 के अंतर्गत यूज किया गया है। अब क्या है, व्हाट काउंट्स एज अ मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर हम क्या कह सकते हैं कि वो मिसबिहेवियर किया है, उसमें जज को हम कैसे रख सकते हैं कि नहीं ये मिसबिहेवियर के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले वो करप्शन नहीं किया हो, अगर करप्शन करे तो वो भी मिसबिहेवियर के अंतर्गत आएगा। लैक ऑफ इंटीग्रिटी हो, या विलफुल एब्यूज ऑफ जुडिशियल ऑफिस किया हो, या कंडक्ट ब्रिंगिंग द डिसऑनर एंड जुडिशरी, या ऑफेंस इन्वॉल्विंग द मोरल टर्पिट्यूड। अब देखो, ये सारी चीज अगर कोई वो काम कर रहा है तो वो मिसबिहेवियर के अंतर्गत आएगा और उसे रिमूव किया जा सकता है। अब देखो, प्रोसीजर क्या है रिमूवल का। सबसे पहले उसे नोटिस दो, नोटिस ऑफ मोशन दो। लोकसभा से मिनिमम 100 एमपी होने चाहिए, राज्यसभा में मिनिमम 50 एमपी, और स्पीकर चेयरमैन डिसाइड करेंगे एडमिनिस्ट्रेबिलिटी के। और ये भी कैन कर सकता है कि रिजेक्ट द मोशन ऑफ द थ्रेड्स, ये भी उसके पास अधिकार है। देखो, अगर एडमिटेड जो 3 मेंबर इनइक्विटी कमेटी के फॉर्म करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ज्यूरिस्ट। अगर कमेटी फाइंड गिल्टी, अगर कमेटी ने गिल्टी पाया तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ए एंड डी और 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ प्रेजेंट इन द वोटिंग, ये देखा जाएगा। और प्रेसिडेंट इशू करेगा रिमूवल ऑफ ऑर्डर के लिए। तो बहुत बड़ी प्रोसेस है, इतना जल्दी किसी को रिमूव नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के जज को। अब देखो, स्पीकर एंड चेयरमैन कैन बी रिजेक्ट मोशन ऑफ द आउटलेट। स्पीकर जो चेयरमैन वो रिजेक्ट कर सकता है। नो क्लियर क्राइटेरिया है जो इसमें नहीं दिया गया है। अब रिजेक्ट करने के लिए नो इंक्वायरी, नो डेटाबेस, इंटायर प्रोसेस इन इमीडिएटली, तुरंत पूरी प्रोसेस को खत्म किया जा सकता है। ठीक है। अब देखो, अब एक चीज है कि यहाँ पर कि मैंने बोला कि 100 से अधिक एमपी होना चाहिए, इलेक्टेड में भी जो सपोर्ट करते हैं मोशन को। तो अब देखो, रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें ना, तो रिविजिट एंड अमेंड कर सकते हैं जज को इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत, रिमूव या स्ट्रिक्टली लिमिट स्पीकर एंड चेयरमैन टू रिजेक्ट मोशन, इंश्योर कर सकते हैं किसी भी पार्टी की एनी मोशन टू विद रिक्वायर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सपोर्ट कर सकते हैं ये सारी चीज। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है विद द रेफरेंस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस इन इंडिया। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इशू यूजेज द टर्म इम्पीचमेंट फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बस सही है। एरर्स ऑफ जुडिशरी जजमेंट ऑटोमेटिकली अमाउंट टू मिसबिहेवियर, ये भी सही है। एरर ऑफ जुडिशियल जजमेंट ये भी हो सकता है गलत अगर कुछ ने दिया है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ, विच ऑफ स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा है ना, तो देखो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। तो डी इज राइट आंसर। अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं, वो है कोनोरिया के बारे में। अब ये क्यों न्यूज में आया है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये एक कजिट एजेंट है, ठीक है, यानी बैक्टीरियल एजेंट है, पूरी तरह से बैक्टीरियल है। और इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिशन इंजेक्शन होता है। और होस्ट की बात करें तो ह्यूमन के अंतर्गत केवल पाया जाता है। और साइट्स ऑफ इन्फेक्शन में अगर बात करें तो एक ज्यादातर यूरोजेनियल ट्रैक करता है, या थ्रोट को अटैक करेगा, या रेक्टम को अटैक करेगा, कभी कभी आइज को भी अटैक करता है। ग्लोबल बर्डन की अगर बात करें तो WHO ने ये बोला कि देखो भाई, 82.4 मिलियन न्यू केसेस ग्लोबली एज ग्रुप जो है 15 से लेकर 45 और 49 साल के बीच में देखा गया, ये 2020 के द्वारा। अब इन्फेक्शन जो रेट्स है हैज बीन हायर इन द मेन एंड वुमेन सिंस 2013।
ये भी देखा गया कि 2013 से महिला और दोनों में ये केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और लार्ज नंबर ऑफ जो केसेस है वो अनडायग्नोसिस है ड्यू टू असिम्प्टोमेटिक नेचर की वजह से। पब्लिक हेल्थ कंसर्न को देखते हुए जो असिस्टमेटिक नेचर है, द मेनी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जैसे स्पेशली वुमेन्स एंड सो द नो सिम्टम्स, ये भी देखा जाए। लीड्स अगर देखा जाए तो अननोटिस ट्रांसमिशन भी हो रही है पूरी तरह से, ये भी देखने को मिल रहा है। सीरियस कंपाइलेंस क्या होगा, देखो वोमेन में अगर देखा जाए तो पैल्विक जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज है वो देखने को मिल रही है, स्केरिंग ऑफ द फेलोपिनियन ट्यूब्स एंड इनफर्टिलिटी एंड इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये भी देखने को मिल रहा है। मेन में अगर बात करें तो पेनफुल यूरिनेशन, डिस्चार्ज एंड पॉसिबल हिमेटोरियंस इन ब्लड इन यूरिन, ये भी देखने को मिल रहा है। अब ट्रांसमिशन डायग्नोसिस की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि अगर कंडीशन क्या होगा, असिस्टमेटिक पूरी तरह से है, यानी इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिटेड कर सकते हैं, ये हो सकता है इफ जो अगर हमारा जो ट्रीटेड वोमेन है या गोनोकोल इन्फेक्शन है जो रिजल्ट दे रहा तो इस पे हो सकता है, ठीक है। अब देखो रिस्क टू न्यूबॉर्न में क्या है, ट्रांसमिशन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, यहाँ भी रिस्क ले सकते हैं, इन्फेक्टेड कर सकता है मदर को। क्या होगा काजेज जो होगा, जो हमारा ऑप्थोलिमिया, जो नियोनेट्रम यानी आई रेडनेस आने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है, डिस्चार्ज होने, कैन बी लीड टू ब्लाइंडनेस के भी रीजन होने सकते हैं, ये भी हो सकता है। सेवर केसेस भी देखने को मिलता है, जैसे सेप्सिस हो या आर्थेसिस या मीनिंग, ये सारी चीजें हैं। अब देखो पेरेंटल स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन इन द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गोनोरिया, क्या है, न्यूसीरिया अग्लोरिया द प्राइमरी इन्फेक्टेड द mucosal surface of the human body. Limiting diagnosis testing to the genital sites alone can be lead to the significance under the diagnosis of gonorrhea. तीसरा है untreated gonorrhea infection can be increased at the risk after ectonic pregnancy in women. बताओ इसमें से कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर सही है। अब डार्विन बार्क स्पाइडर के बारे में बात करते हैं। देखो डार्विन बार्क स्पाइडर क्या है, एक लार्ज और विविंग स्पाइडर है। इसका साइंटिफिक नेम है कैरोस्ट्रिस डार्विन्स। फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो एरेनिडी फैमिली से बिलोंग करता है। रिलेटेड स्पीसीज की बात करें तो कैरोस्ट्रिक्स, ठीक है, कुंट्रिनेरी। हैबिटेट की बात करते हैं फॉरेस्ट में भी रहता है, वेटलैंड में भी और मदागास्कर के इलाके में देखने को मिलता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं एंडेमिक है सबसे ज्यादा मदागास्कर इलाके में। कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो फीमेल आर लार्जरी ब्लैक इन कलर अगर ब्लैक कलर में महिलाएं पाई जाती है, फीमेल होती है, एंड विद द वाइट हेयर्स क्या होता है, एंड मेल्स आर द रेडर्स एंड लाइट ब्राउन इन कलर में पाए जाते हैं। एडल्ट फीमेल जो होगा आर द सिग्निफिकेंट लार्जर देन मेल्स। एंड बिहेवियर की बात करें तो लार्जेस्ट और वेव्स है जो रिकॉर्डेड करेंगे और रीचिंग अप टू 25 मीटर इन द वेव्स। ओनली अगर देखा जाए तो लार्ज जो एडल्ट फीमेल है जो प्रोड्यूस द एक्सपेंशनल थ्रो द सिल्क, यहां से प्राप्त होता है स्टील्स एंड ये सारी चीजें होती है। थ्रेड्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ये क्या है, हैबिटेट करेंगे, डिस्टर्बेंस होगा फ्रॉम द रिवर्स एंड वेटलैंड डिग्रेडेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी होगी, इसमें डैम्स होंगे, वाटर पॉल्यूशन जो इसमें जो रिड्यूस किया जाएगा, और अवेलेबिलिटी में देखा जाए तो इम्पैक्ट करेंगे सिल्क क्वालिटी को। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो लार्ज रिवर स्पेनिंग वेब्स जो कंट्रोल करेगा इंसेक्ट पॉपुलेशन एंड स्पेशली इन द फ्लाइंग इंसेक्ट के लिए, ठीक। देखो विद द रेफरेंस टू द डार्विन बार्क स्पाइडर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इट इज एंडेमिक टू द मदागास्कर एंड इनहैबिटेट द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड। ओनली मेल स्पाइडर प्रोड्यूस द सिल्क दैट इज स्ट्रॉन्ग देन द स्टिल्स। थर्ड होगा, इट इज बिल्ड एंड वेव्स डायरेक्टली रिवर्स एंड लेक हैबिटेट द इन्फेक्शन मोस्ट। अब बताओ इसमें कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या होना चाहिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं द ब्रिक्स समिट के बारे में। तो ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ कोरिया, ये 5 कंट्री है, ठीक है। अब चलो वाई ब्रिक्स 2025 मैटर फॉर इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। देखो इंडिया जो होस्ट करेगा अगला ब्रिक्स समिट 2025, जो एजेंडा है सेटिंग पावर टू कम्स आफ्टर द G20। 2023 में कंटिन्यूटी इन द ग्लोबल लीडरशिप एक्सपीरियंस किया। ब्रिक्स वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, नाउ 50% ऑफ द वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो गया ब्रिक्स में। इंडिया मूव्स फ्रॉम एजेंडा फॉलोअर्स
टू एजेंडा सेटल इन द ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस। एग्जाम्पल अगर बात करें तो G20 है जो दिल्ली डिक्लेरेशन करता है बैलेंस क्लाइमेट कन्वेंशन प्लस डेवलपमेंट के लिए। इंडिया पोजीशन की बात करें तो ब्रिज बिटवीन द डेवलपमेंट वर्ल्ड एंड ग्लोबल साउथ के लिए। वाई ग्रीन प्लस रेजिलेंस इन द कोर एजेंडा। देखो ग्रीन की अगर बात करें ना तो मिटिगेशन है जो क्लीन एनर्जी क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, ठीक है। रेजिलेंट की अगर बात करें तो एडेप्टेशन हो, लिवलीहुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर या डिसास्टर, ये सब कुछ देखा जाएगा। ग्लोबल साउथ अगर फेसेस की बात करें तो हायर क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी होगा विद द लोअर फिजिकल कैपेसिटी के साथ। एग्जाम्पल की बात करें तो रिस्क टू इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, हेल्थ, लिवलीहुड्स एंड परमाफ्रॉस्ट, अमेजन, हिमालयंस एंड प्रोसेस, ये भी देखा जाएगा। फॉर द ग्लोबल साउथ के लिए रेजिलेंस जो होगा इज द नॉट द ऑप्शनल इन सर्वाइलेंस इकोनॉमिक्स के लिए भी देखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रिक्स एज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स इन द फ्रैक्चर्ड ग्लोबल ऑर्डर, ब्रिक्स को अगर देखा जाता है स्टेबलाइजिंग फोर्स है, और ये ज्यादातर देखा जाए तो योजन जो होगा, जो सबसे ज्यादा एक चीज ये है कि राज्य में जियो पोलिटिकल टेंशन एंड क्लाइमेट एक्शन हैव बीन वीकेंड बाय यूएस के द्वारा। आपको पता होगा यूएस कभी ना कभी पाला जाता है, कुछ ना कुछ बोलने लगता है, ट्रम्प जो है जैसे कुछ ना कुछ कहने लगते हैं, किसी कंट्री पर टैरिफ लगा देते हैं। कंपीटिंग द नेशनल सिक्योरिटी है एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटी दी गई है। अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रिक्स एक्ट एज ए स्टेबलाइजिंग मल्टीलेटरल फोर्स के लिए, ये भी देखा गया, प्रोवाइड करेंगे ये कंटिन्यूटी जहां पे हमारा वेस्टर्न लीडरशिप इज द कंसिस्टेंस के रूप में देखने को मिलेगा। इंडिया का रोल क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा, डिप्लोमेटिक बैलेंस करेगा G20 के समय, मैनेजिंग द रशिया यूक्रेन टेंशन, प्रोटेक्टिंग द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड अपहोल्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। अब क्लाइमेट चेंज द शेयर द ब्रिक्स कंसर्न में अगर बात करें तो सबसे पहले अर्लियर जो ग्रुप था वो बेसिक था, ब्रिक्स नहीं था, बेसिक्स, ब्राजील, साउथ अमेरिका, इंडिया और चाइना था एट UNFCC में। लेकिन ये ब्रिक्स, ये बेसिक को हम ब्रिक्स बदल दिए, क्या, क्योंकि यहाँ पर रशिया को लाया गया। अब कॉमन इंटरेस्ट क्या हो जाए कि एडेप्टेशन फाइनेंस, जस्ट जो भी हमारे डेवलपमेंट फ्रेंडली होंगे क्लाइमेट को और कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे को। ब्रिक्स कन्वर्ट द वल्नरेबिलिटी एंड कलेक्टिव द बार्गेनिंग द पावर, ये भी एक देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट फाइनेंस के अगर अनुसार देखा जाए तो द रियल बैटल ग्राउंड क्या होगा, द क्लाइमेट एक्शन जो होगा पूरी तरह से जो वर्ल्ड बैंक और IMF का काम है, जो स्टिल नॉर्थ डोमिनेटेड कर रहे हैं। ग्लोबल नॉर्थ थ्रेड की अगर बात करें तो क्लाइमेट फाइनेंस एज ओड एंड नॉट द ऑब्लिगेशन होगा, क्लाइमेट फाइनेंस शुड नॉट बी एज ट्रीटेड एज अ टेररिस्ट, ये G27 को टू गिव दिया गया। और ये भी देखा गया एग्जांपल जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया हमारे, तो ये यूनिलेटरल क्लाइमेट को मेजर करते हैं और ग्लोबल साउथ को पुल बैक करेंगे। तो क्लाइमेट इंजस्टिस के अनुसार देखा जाए तो आज फाइनेंस जो है इंक्लूजन इन द डिसबिस होती जा रहे हैं। अब एक्सपेंडेड ब्रिक्स के स्ट्रेंथ एंड कंट्राडिक्शन के तो न्यू मेंबर जैसे हमारा इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान एंड UAE। स्ट्रेंथ की बात की तो 40% ग्लोबल ट्रेड है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, एनर्जी प्रोड्यूसर करेंगे प्लस कंज्यूमर इन द वन फॉरम में, ठीक है। कंट्रैक्शन की अगर बात करें तो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस, डिफरेंट क्लाइमेट एम्बिशन एंड पॉलिटिकल हेट्रोजेनिटी होंगे। ब्रिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर डाइवर्सिटी होंगे, इट्स वीकेन इज द कोऑर्डिनेशन भी होगा। अब एक्सपेंडेड ब्रिक्स की बात करें तो स्ट्रेंथ एंड कंट्राडिक्शन में न्यू मेंबर जैसे इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान एंड UAE होगा। स्टूडेंट की बात करें तो 40% ग्लोबल ट्रेड, हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, एनर्जी प्रोड्यूसर्स प्लस कंज्यूमर इन द वन फोरम में देखने। कंट्राडिक्शन में अगर बात करें तो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस होंगे, डिफरेंट क्लाइमेट एमिशन होगा, पॉलिटिकल हेट्रोजेनिटी भी रखी जाएगी। नोट अगर ब्रिक्स को अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से ये एक स्ट्रेंथ हो रही है जो डाइवर्सिटी को बढ़ावा दे रहा है। मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बन सकता है कि कैन ब्रिक्स इमर्ज एज अ क्रेडिबल अल्टरनेटिव क्लाइमेट गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, डिस्कस द इंडिया द रोल शेपिंग द ग्लोबल साउथ एंड सेंट्रिक क्लाइमेट एक्शन के लिए। ज्यादा नहीं, 10 मार्क का ये क्वेश्चन है, 2 पेज में इसका आंसर लिख सकते हैं। चलो अब बात करते हैं प्लेन्स फोकस का। पहला है नेशनल कैम्बिजन्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। देखो ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इसका एम यही है कि 50,000 से अधिक जो कम्युनिटी रिसोर्सेज है, जो पर्सन है, उनको ये ज़्यादातर ट्रेनिंग दिया जाए। 50 लाख से अधिक SGS मेंबर को डे बाई डे एनआरएल में रखा जाए। अब ये है कि देखा जाए इस प्रेसिडेंट में अगर देखा जाए तो स्ट्रेटजी अपॉर्चुनिटी जो है, जो डिपेंड इंटरप्राइजेज होंगे, डेवलपमेंट क्रॉस करेंगे इंडिया का रूरल लैंडस्केप को एंड फॉस्टर लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा है दीनदयाल अंत्योदय योजना। देखो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो है, डे NRLM जिसे बोला गया, तो इसको किसने इम्प्लीमेंटेड किया है, मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट के द्वारा।
और इसका मेन उद्देश्य क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशनल ऑफ चेंज इन द इनकम लेवल्स रूरल वुमेन्स बाय प्रमोटिंग द डाइवर्सिफाइज एंड सस्टेनेबल द लिवलीहुड्स, ये इसका मेन मोटिव। अब देखो उमानिया इनिशिएटिव की अगर बात करें तो जेम मार्क्स 7 years ऑफ द उमानिया इनिशिएटिव एंड स्ट्रेन द वुमेन लेड बाय द एमएसएमई लॉन्च अंडर द गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस, जिसे हम जीएम बोलते हैं, 2019 में लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य एक ही है, सेल्फ हेल्प एसजीएस गवर्नमेंट को मार्केट करना, और ये प्रोवाइड करता है डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट द फुली डिजिटल इंटरफेरेंस विद द गवर्नमेंट बायर्स के द्वारा। The national campaign on the entrepreneurship was launched by which one of the following minister? Ministry of MSME, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Rural Development, Ministry of Commons and। देखो भाई इंटरप्रेन्योरशिप की बात करता है तो सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलो तो इस तरह से आज का हमारा आर्टिकल समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा। बाय बाय।